युवा पत्रकार केशवी सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं और जो नेपाल में घटना हुई है उसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। जो जैन जी आंदोलन, जो जैन जी प्रोटेस्ट हुआ और उसमें जो नेपाल धड़क रहा है और कई नेताओं के इस्तीफे भी हुए, इस पर खास बातचीत करने के लिए आमतौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। दीपक, देखिए आपने नेपाल की बात करी है। नेपाल में जो हो रहा है उसे हम रोमांचक भी कह सकते हैं, साथ साथ शर्मनाक भी कह सकते हैं। उसे युवा पीढ़ी की ताकत कह रहे हैं लोग। पर मेरा ये मानना है, मैं खुद भी जेन जी से आती हूँ, आप भी जेन जी हैं। जो पूर्व प्रधानमंत्री पत्नी की हत्या करी गई वह बेहद शर्मनाक है। एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में नहीं, जस्ट बिकॉज उनके परिजन राजनीति में थे, उनके पति राजनीति में थे, उनकी हत्या कर दी जाना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और मैं इसकी कड़ी निंदा। मैं मानती हूँ झालानाथ पे करप्शन के चार्जेस होंगे, परंतु किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, वे भी उस व्यक्ति पे जिस पे करप्शन के चार्जेस है, पत्नी के उनके परिजनों के साथ ऐसा करना, जिस व्यक्ति पे करप्शन के चार्जेस है उसकी भी हत्या कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत अच्छे थे। नेपाल की अगर हम राजनीति देखते हैं तो चाहे 2006 में डेमोक्रेसी वहां लाई गई थी, राजशाही को अबॉलिश करने के बाद, उसके बाद फिर काफी टाइम से वहां पे राजशाही के लिए चल भी रहा था। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उन्होंने नेपाल के पूर्व राजा पर यह आरोप भी लगाया था कुछ समय पहले कि वो नेपाल में असंतुलन ला रहे हैं, वो अस्थिरता करा रहे हैं। तो नेपाल में जो राजनीतिक तंत्र था काफी समय से स्टेबल नहीं था, बट वो स्टेबिलिटी के लिए ये चीजें कर देना। देखिए, सशस्त्र विद्रोह के मैं हमेशा खिलाफ हूँ। आपको प्रदर्शन करना है, आप शांतिपूर्वक करिए। किसी की हत्या कर देना, हिंसा फैलाना, ये बहुत गलत है। जैसे कि कुछ सोशल मीडिया जो एप्स हैं उसको बैन किया गया, उसके बाद वैसे तो ये 1 साल पहले से ही ये प्रदर्शन प्रोटेस्ट हो रहे थे। हमने देखा कैसे कि राजतंत्र को वापस लाओ, इस सरकार को भगाओ, ये सब नारे जो है लग रहे थे। अब क्या आप मानती हैं कि राजतंत्र को सच में क्या वाकई वहां पर वापस से की संभावनाएं हैं? देखिए, एक पत्रकार के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि मैं कभी राजतंत्र का समर्थन नहीं कर सकती। मैं कभी राजतंत्र का समर्थन नहीं करूंगी। कोई भी पत्रकार, कोई भी एक नागरिक, आम नागरिक राजतंत्र का समर्थन शायद ही करेगा। परंतु नेपाल में जो सिचुएशंस थी, वहां के लोग राजतंत्र मांग रहे थे। राजतंत्र कभी वापस नहीं आना चाहिए, ये मेरा मानना। वहां पे लोग मानते हैं, वो उनकी चॉइस हो सकती है, पर मैं कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी कि आप डेमोक्रेसी, हाँ, अगर आपको आपकी सरकार से दिक्कत है, आपको आपकी नेताओं से दिक्कत है, आप सरकार बदलिए। देखिए, लोकतंत्र में यही फायदा होता है। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि आपको नहीं अगर पसंद किया जा रहा है, आपको बदल दिया जाएगा। सरकारें बहुत बार गिरती हैं। भारत तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है देश दुनिया का। हमारे यहाँ तो कितनी बार सरकारें गिरती है। अटल जी की सरकार कुछ दिनों, मात्र कुछ दिनों में, चंद दिनों में गिर गई थी। दिल्ली में 2013 में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई थी, तब भी गिरी थी, जनता ने नहीं पसंद किया। अगर हम राजशाही की बात करते हैं तो राजा का शासन यही कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। इंग्लिश में राजशाही को मोनार्की कहते हैं। अगर आपको डेमोक्रेसी नहीं पसंद है, आपको डेमोक्रेसी में करप्शन लग रहा है, आप राजशाही कैसे मांग कर सकते हैं? राजशाही में ज्यादा करप्शन होगा, राजशाही में आपके पास शासक बदलने का कोई चांस नहीं है। राजशाही में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो कम से कम चुनाव के थ्रू आप इलेक्शंस में रिवर्स वोटिंग करके निकाल सकते हैं भला, आप किसी और को चुन सकते हैं। राजशाही में क्या करेंगे? ये जो सोशल मीडिया बैन है उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ राइट्स वगैरह जो है ये सब सारे छीनने की कोशिश की गई वहाँ की सरकार की तरफ से और इसीलिए आक्रोश जन आक्रोश में बदल गया? कि सोशल मीडिया बैन करके नेपाल सरकार ने बहुत बड़ी गलती करी और अभी शायद
कुछ ही घंटों पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि सोशल मीडिया से बैन हटा दिया गया है। सोशल मीडिया को बैन करना ही सबसे गलत था, क्योंकि सोशल मीडिया एक शब्द ऐसा है जो समुदाय को जोड़ता है, सोशल यानी समुदाय, सोसाइटी हमारी। अब उसको बैन कर देंगे तो आप एक तरीके से आप विरोध ही कर रहे हो ना। अब देखिए जैसे हम लोग हैं, हम पत्रकार हैं, पर हम डायरेक्टली न्यूज़ चैनल में तो नहीं चलाते। हम यूट्यूब पे चलाते हैं, हम अपनी बात यूट्यूब पे रखते हैं। अगर यूट्यूब ही बैन हो जाए, सोशल मीडिया ही बैन हो जाए, हम अपनी आवाज़ कहाँ रखेंगे? आखिर यूथ अपनी आवाज़ कहाँ रखेगा? डायरेक्टली न्यूज़ चैनल से तो हर जेन ज़ी, हर इंसान की पहुँच नहीं होती। हर किसी की खबर तो न्यूज़ में नहीं चल सकती। आप सोशल मीडिया बैन कर रहे हो, जबरदस्ती हक छीन रहे हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रहे बीते हो। 50 दौर की आप राजनीति देखेंगे वर्ल्ड वाइड, तो जो कम्युनिज्म है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। दो तीन जो स्टेट हैं जैसे कि रसिया है और नॉर्थ कोरिया और चाइना, बेलारूस को तो हम रसिया का ही पार्ट समझे तो बेहतर है। तो बेलारूस को, इनमें जो है तो चाइना को भी हम कम्युनिज्म है, ऐसे एकदम कम्युनिज्म नहीं समझ सकते। कम्युनिज्म है, तुम चाइना को भी ऐसे मिक्स कम्युनिज्म नहीं मिक्स प्रॉपर समझते हैं, रशिया मिक्स में कह है सकते हैं ना। मिक्स। बाकी राजनीति दल तो जो है कम्युनिज्म ही है, और यहाँ पर भी जो है नेपाल में कम्युनिज्म हावी है। जैसे कि जो केपी शर्मा ओली आते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल उनकी पार्टी है। और क्या कम्युनिज्म के तरफ भी लोगों का ये आक्रोश देखते हैं कि जहाँ पर कैपिटलिज्म नहीं आ रहा है, उद्योग नहीं आ रहा है जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है परिवर्तन जिससे कि लोग खुश हो जाएं कि भाई ये सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। कि दीपक, मैं ना राजनीतिक विज्ञान की छात्र रही हूँ, तो हमें कम्युनिज्म का मतलब ये पढ़ाया गया था कि लोगों को बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड कर देना। कम्युनिज्म तब तक ही अच्छा है जब आपका देश नया नया आजाद हुआ हो, आपकी कम पॉपुलेशन है, आप बहुत ज्यादा गरीब हैं। पर अगर कम्युनिज्म को लगातार बरकरार रखेंगे, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपने एक बेसिक लेवल पे तो सबको रोटी कपड़ा मकान दे दिया। उसके आगे क्या? जिंदगी भर रोटी कपड़ा मकान सरकार के बेस पे तो नहीं चल सकते ना। सबको नौकरी चाहिए किसी ना। कम्युनिज्म में होता है भाई, सबको हम एक जैसा सामान देंगे, सबको एक जैसी इनकम हो जाए, सबको एक जैसा घर। पर मैं अगर मेहनत करना चाहती हूँ, मुझे काम मिले, मैं अंबानी बन सकती हूँ। मैं ज्यादा अमीर बनना चाहती हूँ, मुझे मौका तो दो। कम्युनिज्म ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 साल भी ठीक लगता है। अगर आप एक बेसिक नेसेसिटी दे चुके हो, देन गो फॉर कैपिटलिज्म। भारत में भी यही हुआ था। अगर आप 1991 देखें तो एलपीजी क्यों लाया गया था? इसीलिए लाया गया था। काठमांडू के जो मेयर हैं बालेंद्र शाह, उन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आते हैं जो केपी शर्मा ओली, जो उनके जो कुछ काम हैं किए गए हैं वो ऐसे हैं, ऐसे विवादित हैं जो कहीं ना कहीं इस रूप में भी इस आंदोलन आंदोलन को जो है आग देता है। जैसे कि उनके पार्टी में ये नियम थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनमें ये नियम थी कि आप जो हैं 70 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी में नियम का बदलाव कर दिया और ये कह दिया कि देखो ऐसा है, अब जब तक चाहेंगे हम रहेंगे। साथ में ये भी कर दिया कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो रह चुके हैं नेपाल के, वो अब राजनीति में नहीं आएंगे। और इससे क्या हुआ कि विद्या देवी जो भंडारी हैं उनका रास्ता बंद हो गया, अब वो राजनीति नहीं कर सकती हैं। ऐसे में युवाओं का ऐसा लगा कि भाई एक इंसान जो है अब सीधे थोपा जा रहा है, और ऐसा लग रहा था कि भाई जब ओली जी जाएंगे तो फिर अब वो शेर बहादुर जो करके हैं वो आएंगे। अब यही आसपास के लोग जो हैं तीन, कभी ये कभी ये कभी ये, अब उंगली तो है नहीं कि इसे कंपलसरी है कि रखना ही है। तो ऐसा चल रहा था वहां पर मामला। हम श्रीलंका, कुछ समय पहले श्रीलंका में भी यही हुआ था। श्रीलंका में भी ये था कि एक ही परिवार के लोग सारे पदों पे थे। श्रीलंका में भी विद्रोह हुआ, श्रीलंका में भी जो भी चीजें खराब हुई इसी तरीके से हुई थी। केपी ओली जी ने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत था आपका। अब अगर हम केपी ओली जी की बात करते हैं, देखिए ये विवादित हो सकता है दीपक, ये विवादित हो सकता है, पर हमारे देश में, भारत में जो दल अभी सत्ता में है, शायद उनमें भी ये नियम था कि 70 वर्ष पर रिटायर होना होता है, और अडवाणी जी भी रिटायर हुए, वाजपेयी जी भी रिटायर हुए। ऐसा आप देखती हैं क्या तो जब आप समझ सकते हैं मेरा मतलब आशय क्या देखती होगा। हैं क्या ऐसा कुछ, क्या? इस ऐप को ऐसा कुछ होते हुए देखती हैं क्या आप? देखिए,
जेल नहीं हम जाना चाहते हैं, तो इस मुद्दे पे नहीं वैसे जाते खैर हैं। 17 साहब को जो भी हो, अगर 17 साहब को जो भी हो, जो भी देखा जाएगा। फिलहाल तो यही है कि देखते हैं। देखिए ये हर देश में है, ये हर देश में है। जब भी प्रोटेस्ट उठेगा, विपक्ष हमेशा उसमें जाएगा, हमेशा उसमें जाएगा। और ये प्रोटेस्ट हुआ केपी ओली जी के खिलाफ, नेपाल की सरकार के खिलाफ। मृत्यु इसमें आम नागरिकों की भी हुई, मृत्यु इसमें निर्दोषों की हुई। मैं प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हूँ, आपके साथ गलत हुआ है, आप प्रदर्शन करिए, आप आंदोलन में आइए, परंतु हिंसक प्रदर्शन करना, निर्दोषों की जान लेना, ये गलत है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने पक्ष में अपनी राजनीति के लिए इसको कर लिया, उनको ये चीज थोड़ी समझनी चाहिए कि जो सिंहासन लाशों पे रख के बनता है, वो ज्यादा समय नहीं स्थिर रहता। आखिरी प्रश्न है, और ये बेहद चिंताजनक है। जिस देश में जहां पर रूल्स बने, कानून बने, कानून का पालन करवाया जाए, किसी को न्याय दिया जाए, जैसे कि पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पीएमओ हो, प्रेसिडेंट हाउस हो, आप इन सब घरों को, इन सब हाउस को जला रहे हैं, तो क्या आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं कि भाई उसमें अब जो है कूदना है और डूब जाना है, देश को भी डुबाना है? बांग्लादेश में भी यही हुआ था। अगर आप देखेंगे पिछले वर्ष बांग्लादेश में भी यही किया गया था। आग नहीं लगाई गई थी, पर शेख हसीना को देश से भागने पर विवश कर दिया गया। केपी ओली जी देश छोड़ चुके हैं। अगर आपको अपने प्रधानमंत्री से दिक्कत है, आप प्रदर्शन करके उनसे इस्तीफा लीजिए, पर इस तरीके की अराजकता फैलाना कि आपके सर्व नेता, जो सर्वोच्च नेता है, उनको देश से भागना पड़े, इतनी अराजकता फैल जाए, ये चीज गलत है। अगर आप अपने देश में अराजकता फैलाते हैं, वो आपके अपने लिए नुकसान है। नेपाल में इतनी अराजकता है, मैं प्रश्न करती हूँ कि आखिर आने वाले सालों में कौन नेपाल घूमने के लिए जाना चाहेगा? किसका नुकसान होगा? शांति प्रिय, नेपाल, भूटान काफी शांति प्रिय देश जाने जाते थे। भारत से हमारे उनके इतने, हम लोगों से इतने अच्छे रिश्ते थे कि वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी ट्रैवल के लिए। और अभी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी मेजर इंडियन एयरलाइंस है, उन्होंने अपनी फ्लाइट सस्पेंड करी है। इसका नुकसान आने, अभी तो कुछ समय ठीक है, अभी सबको शायद अच्छा लग सकता है कि हाँ हमने अपनी ताकत दिखाई, हमने युवा पीढ़ी की ताकत दिखाई, पर जल्दी ही इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे और दिखने लगेंगे। जो बांग्लादेश में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, मुझे डर है कि नेपाल में वो चीज ना हो। और इस पर आगे भी बातचीत करेंगे और आगे भी इस पर चर्चाएं जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए समय निकालते हैं।